गुड मॉर्निंग 12th क्लास। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर जो हम शुरू करने वाले हैं वो है अध्याय 8, अभिक्रिया की आणविकता तथा संघटन सिद्धांत। आणविकता क्या होती है? जब कोई अभिक्रिया आपने संतुलित कर दी, रासायनिक समीकरण बना ली, अब उस अभिक्रिया में आपके अभिकारकों के अणुओं की कुल संख्या को हम उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है, जैसे आप बेसिकली ये अभिक्रिया देखिए, इस अभिक्रिया में एक अणु है अभिकारक का। ठीक है, ये संतुलित समीकरण लिखने के बाद आपको चेक करना होता है। आपके पास अभिकारकों के जितने भी अणु होंगे उनकी कुल संख्या को उसकी आणविकता कहा जाएगा। जैसे अब इसमें एक है तो ये हो जाएगी एकाणुक अभिक्रिया। इसी प्रकार से जहाँ पर दो अभिकारक अणु होंगे, जैसे ये वाला केस है, यहाँ पर दो अभिकारक अणु हैं तो ये हो जाएगी द्विअणुक, क्योंकि इसकी आणविकता 2 है। इस केस में 2 + 1 3, आणविकता 3 है तो ये हो जाएगी त्रिअणुक। ठीक है, सिंपल अभिक्रियाओं के केस में तो ऐसा हो जाता है। अब अगर हम जटिल अभिक्रिया की बात करते हैं तो वो अभिक्रिया आपकी एक सिंगल स्टेप में नहीं होती, उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स कंप्लीट किए जाते हैं, है ना। जैसे आपके पास ये अभिक्रिया है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड + ऑक्सीजन गिव्स अस ब्रोमीन + वाटर। तो इस अभिक्रिया में आपकी जो कंप्लीट अभिक्रिया है वो इन 3 स्टेप्स में पूरी हो रही है। ये उसके पद हो गए। तो इस अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए ये 3 पद होते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। इनमें से इन तीनों स्टेप्स में से जो भी हमारा सबसे मंद गति वाला स्टेप होता है उसे हम वेग निर्धारक स्टेप बोलते हैं। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या वेग निर्धारक पद। अब ऐसे केसेस में जहाँ पर आपकी कॉम्प्लेक्स जटिल अभिक्रियाएं हों, उसमें वेग निर्धारण पद जो है वही सबसे मंद पद है और इसी की वेग समीकरण ये बनेगी। और यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि भी 2 है और ये द्विअणुक अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, पिछले चैप्टर में हम कोटि सीखा था ना, हमने कोटि के लिए आपको वेग समीकरण देखना होता था। अब जब आपको आणविकता देखना है तब भी आपको जटिल अभिक्रियाओं के केस में सबसे मंद वाला पद देखना है, और मंद पद में जितने भी अणुओं की संख्या होगी वो आपके पास उस अभिक्रिया की आणविकता हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास आता है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। देखो, जो कोटि है वो एक प्रायोगिक मान है, क्योंकि आपको वेग की जो समीकरण बनानी होती है वो आप थियोरेटिकली नहीं, एक्सपेरिमेंटली ज़्यादा डिटरमाइन कर सकते हो। तो ये एक प्रायोगिक सिद्धांत है। और आणविकता एक सैद्धांतिक सिद्धांत है, क्योंकि इसमें आप अब समीकरण लिखते हो, काउंट करते हो और आणविकता पता चल जाती है। कोटि शून्य हो सकती है, शून्य कोटि अभिक्रियाएं हमने पीछे पढ़ा था, लेकिन आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, आपकी कोटि प्राथमिक और जटिल दोनों अभिक्रियाओं पर निर्भर करती है। आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर ही निर्भर करती है। जटिल के केस में आपको प्रथम स्टेप ही कंसिडर करना होता है। ठीक है, देखो जो पीछे एग्जाम्पल हमने लिया था, इसमें आपने प्रथम स्टेप जो था वही वाला कंसिडर कर लिया था, बाकी सभी स्टेप से हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो भी प्रारंभिक पद होता है, प्रारंभिक स्टेप होता है, वही हमारा आणविकता डिटरमाइन कर देता है। ठीक, अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध बताती है, और आणविकता अभिक्रिया के विशिष्ट पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या बताती है। ये दोनों की परिभाषा लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं। छद्म एकाणुक मतलब वे अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 या 2 से अधिक हो परंतु कोटि 1 हो, छद्म या आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे इसमें शर्करा का प्रतिमूलन, इसकी समीकरण ये बनेगी। अब समीकरण के अनुसार आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर 2 अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन जो अभिक्रिया की वेग है वो केवल इस पर निर्भर करती है ना। तो इसकी जो अभिक्रिया की जब हम कोटि लिखते हैं तो वो प्रथम कोटि अभिक्रिया हो जाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें
अभिक्रिया के दौरान भाग लेने वाले अणुओं की संख्या समीकरण में 2 दर्शाई जा रही हो, लेकिन एक्चुअल में वह एक ही अणु उसमें भाग ले रहा हो, तो वो हो जाती है तुम्हारी छदम एकाणुक अभिक्रिया। ठीक है, छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया भी इसका एग्जाम्पल भी है ये, और छदम एकाणुक अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी है। ठीक है बेटा, तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको चेक पॉइंट सेंड करूँगी ग्रुप में, वो आप सब लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।